मुझे याद है कि उस टाइम में सुबह 4 बजे आके मैंने लाइन लगाई थी तो फॉर्म लेने के लिए और ताकि अपनी बच्चों का एडमिशन करा सकूँ। अब हमको बच्चों को उसके लिए तैयार नहीं करना है कि वो जॉब करें, उसके लिए तैयार करना है कि वो जॉब क्रिएटर्स हों। पहले दिन फॉर्म्स जब डिस्ट्रीब्यूट किए तो इतना क्राउड था कि हमें पुलिस बुलानी पड़ी थी। अगर टेंडरीज इन चमड़े को प्रोसेस ना करती तो आप समझिए शायद एनवायरनमेंट में और उससे बड़ा सीरियस इशू आ जाता। तो लेदर इंडस्ट्री का पहला पब्लिक इशू हम सुपर हाउस में लेके आए। मैं तो कहता हूँ कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक खुशी होती है, एक अजीब जज्बा होता है। जब फैक्ट्रियों में जाता हूँ तो टेंशन होती है। इंडिया या अब्रॉड? इंडिया, हमारा इंडिया। बिजनेस या सामाजिक सरोकार? दोनों है, दोनों है। हम इसमें भी नहीं कह सकते कि बिजनेस है या सामाजिक है, और दोनों को करना चाहिए, दोनों हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा और आज अनएक्सप्लोर्ड में हाजिर हूँ एक और शख्सियत के साथ। कानपुर के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट और एजुकेशनिस्ट मुख्तारुल अमीन जी, जो भारत में लेदर की शीर्ष संस्था काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष रहे हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं और वर्तमान में एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट से आज तक का सफर अपने दम पर तय किया और आज देश के बिलियनियर्स में उनका नाम है। सर, स्वागत है आपका हमारे शो पर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, इट्स ऑल आवर प्लेजर सर। एक बिजनेसमैन हैं आप और कानपुर के शीर्ष बिजनेसमैन में नाम है आपका, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक बिजनेसमैन का माइंडसेट कैसा होता है? बिजनेसमैन का माइंडसेट होता है कि किस तरह से एक बिजनेस को इस्टेब्लिश किया जाए जो इसमें ग्रोथ पॉसिबल हो, जॉब्स हो और एक कंट्रीब्यूशन देश के लिए, सोसाइटी के लिए भी उसमें हो सके। और फॉर्चुनेटली मैं जिस बिज़नेस में हूँ, लेदर के बिज़नेस में, जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की है बिज़नेस की, उसमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम इन लेदर बिजनेस। आपने एक बात कही कि लेदर के बिज़नेस में ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एक देश को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएं, लेकिन इसके साथ एक इसका ड्रॉबैक एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत आता है और मुझे लगता है कि आप भी इस पर बहुत सोचते होंगे, तो आप इसे कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एनवायरनमेंट का जो इशूज़ है वो टैनरीज के लिए है। टैनरीज में जो पानी निकलता है, जो एफ्लुएंट निकलता है, उसको लेकर के इश्यूज़ काफ़ी अरसे से रहे हैं। बट अब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वक्त बदल गया है, टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं इसको एड्रेस करने के लिए। दूसरे गवर्नमेंट का भी रुख अब थोड़ा सख्त है इसमें, और इंडस्ट्रीज़ ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा है। कानपुर और उन्नाव में देखा जाए तो 3 क्लस्टर्स हैं, एक जाजमऊ का और 2 उन्नाव में है। जाजमऊ के जो क्लस्टर्स है वो डालूशन के ऊपर है और वो उस तरह से चल रहा है। उसके जो पानी की जिम्मेदारी है एफ्लुएंट की, वो नगर महापालिका ने ली है और वो अपनी दायित्व को पूरा कर रहे हैं। और उन्नाव में जो टैनरीज है उनको ज़ीरो डिस्चार्ज के लिए कहा गया है और वो ज़ीरो डिस्चार्ज के ऊपर भी अब वहाँ प्लांट लगने शुरू हो गए हैं। तो ये इशू अब काफ़ी हद तक एड्रेस हो गया है और मैं फिर कहूँगा कि गवर्नमेंट भी काफ़ी इस पर सख्ती से नज़र रखे है और जिस टैनरी में थोड़ा बहुत भी लापरवाही होती है उसके सख्ती से चेक किया जाता है और चेक करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं आपके प्लेटफॉर्म में एक बात ये कहना चाहूँगा सबके प्लेटफॉर्म से कि टैनरीज जो और का एक दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। टैनरीज में जो चमड़ा जो टैन किया जाता है वो किसी दूसरी इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है, वो मीट इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। उस बाय प्रोडक्ट को ले करके जो उनकी कॉस्टिंग में निग्लिजिबल कॉस्ट का होता है, उसको ले करके टैनरीज चमड़ा बनाती हैं और चमड़े से के बनने के बाद उससे जूता बनता है या बैग्स बनते हैं या सैडलरी के आइटम्स बनते हैं। इस प्रोसेस में टैनरीज को लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक कितने जॉब क्रिएट्स होते हैं, कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है, कितना एक्सपोर्ट होता है, और आपको सबको जैसे पता है कि ये बड़ी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो कितने थोड़े से इन्वेस्टमेंट पे भी कितने जॉब क्रिएट होते चले जाते हैं। तो उस पहलू को भी देखना चाहिए। अगर टैनरीज इन चमड़े को प्रोसेस ना करती तो आप समझिए शायद एनवायरनमेंट में और उससे बड़ा सीरियस इशू आ जाता। ओके, तो जब सुबह आप उठते हैं, मैंने पहले सवाल किया था ना कि बिजनेसमैन का माइंडसेट कैसा होता है, तो जब आप सवेरे उठते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चल रहा होता है, क्या करना है?
वाल सवेरे उठ के सबसे पहले तो मैं अपने दिन भर के का जो भी शेड्यूल है उसको रिव्यू करता हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों को मुझे देखना है, प्रायोरिटीज़ पे क्या चीज़ें हैं, और उसके हिसाब से मैं अपना दिन की शुरुआत करता हूँ। और चूँकि हमारा ग्रुप काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, लेदर के अलावा आपको एजुकेशन में भी हैं, हम लोग टेक्सटाइल में भी हैं, हम लोग रिटेल में भी हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं अपने शेड्यूल को बना करके और फिर अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। सुपर हाउस जो ग्रुप है वो 50 से ज़्यादा देशों में है, 22 से ज़्यादा फर्म्स हैं और 8,000 से ज़्यादा स्किल लेबर्स हैं। तो इनको जो इतना बड़ा सफ़र है ये कैसे बना और इसको आगे बढ़ाने की जो रणनीति है वो क्या है? अर्ली 80s में जब मैंने अपने पेरेंटल बिजनेस से छोड़ा, मेरे फादर के जो बिजनेस से छोड़ के अपना शुरू किया, तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था कि मैं कौन सा बिज़नेस करूँगा। तो बहरहाल मैंने इसीलिए एक कंपनी बनाई सुपर हाउस लिमिटेड के हिसाब से, जिसमें मुझे ये लगा कि इस नाम के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई स्पेसिफिक लेदर का या किसी चीज़ का उसमें नाम नहीं था, बट चूँकि शुरुआत मैंने लेदर से की थी, वही सीखा था, तो ऑफकोर्स शुरुआत लेदर से की। एक छोटा सा एक किराए की जगह लेकर के शू अपर का काम शुरू किया, और K31 करके मशीनें हुआ करती थी जो बड़ी सस्ती मशीन होती थी, उससे ही अपर का काम शुरू किया और एक्सपोर्ट करना शुरू किया यूके में। तो बहरहाल उससे चीज़ें मिलती गई, आगे लोग जुड़ते गए, ग्रोथ होती गई। अपर से फिर टैंडी चमड़े की ज़रूरत थी, उन्नाव में टैंडी लगाई। उस टाइम में चूँकि मेरे पास फंड्स की एबिलिटी नहीं थी, तो उन्नाव में उस टाइम UPSIDC 10 रुपये गज के ऊपर ज़मीन दे रही थी। वो तो इंडस्ट्रियल एरिया नया नया बना था, तो वहाँ पे जा कर के मैंने टैंडी लगाई। ऑल्दो सब ने मना किया कि उन्नाव में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी सीरियस है, एडवाइजेबल नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो टैंडी लगी। चूँकि मेरे पास फंडिंग नहीं थी, तो फिर मैंने कुछ लोगों को से मशवरा किया और बॉम्बे जा कर के मैंने पब्लिक इशू के लिए सोचा। तो लेदर इंडस्ट्री का पहला पब्लिक इशू हम सुपर हाउस में लेके आए। ऑफकोर्स एक छोटा सा पब्लिक इशू था और उससे कुछ फंडिंग मिली और फिर उससे आगे फर्दर ग्रोथ होती चली गई। फिर ऑफकोर्स आज टोटल 22 फैक्ट्रीज हैं ग्रुप के अंदर, और ग्रोथ ठीक ठाक रही है। आपको 2 बार काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स का चेयरमैन बनने का मौका मिला। उस दौरान आपने कौन सी ऐसे पहले की जिनसे भारत का लेदर निर्यात बढ़ा? कई चीज़ें हैं, जैसे कानपुर उन्नाव जो है वो मेनली पहले तो सो लेदर ही बनता था। उसके बाद आज जो मेजर बिजनेस है वो सेफ्टी फुटवेयर का है। तो सेफ्टी फुटवेयर की और सेफ्टी फुटवेयर के लिए चमड़ा बनाने की जो टेक्नोलॉजी यहाँ आई, वो उसमें बहरहाल काफ़ी सुपर हाउस का और उस टाइम में कंट्रीब्यूशन रहा है। शुरुआत हम ही लोगों ने की और डेफिनेटली काउंसिल की तरफ से हमको उसका सपोर्ट भी मिला ताकि हम टेक्नोलॉजी यहाँ ला पाए। लोग कहते थे कि जर्मन नहीं बना सकते, आप लोग कैसे बनाओगे? तो मैंने ये कहा था कि जर्मन बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। बहुत लोगों ने कहा था मिस्टर अमीन यू आर गोइंग टू हैव स्लीपलेस नाइट्स, बट उसकी शुरुआत करने के बाद आज यहाँ का बिजनेस काफ़ी बढ़ा है। और मैं कोई बात कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि सेफ्टी फुटवेयर का जितना बड़ा काम एक छोटे से रेडियस के अंदर है और जितनी डेसिमल मशीनें लगी हुई हैं वो शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और इस सेक्टर को फर्दर ग्रोथ जो मिली है वो सेफ्टी फुटवेयर के से ही मिली है और सेफ्टी फुटवेयर के चमड़े से मिली है, वरना शायद इसका भी हाल टेक्सटाइल जैसा ही हो जाता है इंडस्ट्री का। तो बहरहाल वो टेक्नोलॉजी आई और तो उससे लोग और उन्होंने भी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और फिर उसके बाद तो फिर ऑफ कोर्स फर्दर और भी बहुत सी टेक्नोलॉजी आई हैं, लोगों ने भी इसमें काम किया है। तो वो एक मैं कहूँगा कि एक बड़ा अच्छा काम हो गया जिससे बहरहाल इस इंडस्ट्री को सपोर्ट मिला है और आगे ग्रोथ कर रही है। ओके, आप एक टर्म यूज़ कर रहे हैं सेफ्टी फुटवेयर, ये क्या है? ये जो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये जूते होते हैं। ओके, आपने LSSC और NSDC में भी काम किया है। इन भूमिकाओं ने भारत की युवा प्रतिभा और स्किल डेवलपमेंट को किस तरह मजबूत किया? देखिए, स्किलिंग और रीस्किलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्री को
में आज हम अगर कहीं थोड़ी सी दिक्कत देखते हैं, ऑफकोर्स गवर्नमेंट बड़ी सपोर्टिव है, इंडस्ट्री में डिमांड है, एक्सपोर्ट में भी है, डोमेस्टिक में भी है, अगर कहीं दिक्कत देखते हैं तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स लेबर है। तो उसमें हम ऑफकोर्स जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब हमने ट्रेनिंग भी शुरू की है कि क्लस्टर्स में, पहले तो जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स थे वहाँ ट्रेनिंग देते थे, अब हम ट्रेनिंग जाके उन जगहों पे दे रहे हैं जहाँ पे लेबर मौजूद है, ताकि उनको ट्रेन करके इंडस्ट्री में ला सकें। हमने इवन आपका मेघालय और सिक्किम इस तरफ भी जाके ट्रेनिंग देनी शुरू की है, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है कि वहाँ के लोगों को हम इंडस्ट्री के पास ला सकें। हम बिहार में भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो रीस्किलिंग भी करा रहे हैं, जो ऑलरेडी पुराने वर्कर्स हैं जो स्किलिंग किए हुए हैं, आज की ज़रूरत के हिसाब से, चूँकि टेक्नोलॉजी भी इसमें इंडस्ट्री में आ रही है, तो आज की ज़रूरत के हिसाब से जो फर्दर उनकी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है वो ट्रेनिंग कराई जा रही है। और इसके अलावा महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें हमारी इंडस्ट्री में अब फीमेल वर्कर्स की क्या रेशियो काफ़ी बढ़ रहा है। अभी यहीं कानपुर में ही एक जगह हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू करी है, जहां उन फीमेल वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है जो पहले अपने घर में काम करती थीं और फैक्ट्री से जाके घर पे अपने बैग्स बनाने का या बेल्ट बनाने के, इस तरह के अपर बनाने का काम करती थी। मेनली बैग्स और बेल्ट का था। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, उनके प्रॉपर टूल्स नहीं थे, तो ना तो उनकी प्रोडक्टिविटी आ पा रही थी, ना उनकी क्वालिटी आ पा रही थी, और प्रॉपर टूल ना होने की वजह से उनके हाथों में, उनकी उंगलियों में भी एक को वो मतलब थोड़ी तकलीफ हो गई थी। तो वो सेंटर खोल करके उनको ट्रेनिंग दी गई, उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, और सही टूल्स आने से जो उनकी हेल्थ इश्यूज थे वो भी उसमें भी एक फ़र्क पड़ा, और उनकी आमदनी बढ़ने से ऑब्वियसली, और उसको देखते हुए और भी फीमेल वर्कर्स उसमें आ रहे हैं। और तो इस तरह से एक जब आपकी ज़ाहिर बात है, जब घर की आमदनी मेल और फीमेल दोनों की तरफ से होती है, तो ऑब्वियसली एक और बेहतर परिवार चलता है। और मुझे कभी जब पिछली दफ़ा मैं जब उस ट्रेनिंग सेंटर में गया, तो जब उन लेडी वर्करों से बातचीत हुई, तो उसमें एक लेडी वर्कर ने बड़े शौक से और जोश से कहा कि सर, अब हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। तो वो एक बड़ा अच्छी फीलिंग आई कि उस आमदनी से वो इतने खुश हैं, और हम इस तरह के और भी सेंटर्स खोलना चाहते हैं। अब बात करते हैं आपके लेदर सेक्टर में इतना काम करते करते एजुकेशन के सेक्टर में शिफ्ट करने को लेकर। देखिए, आज से तकरीबन 30 साल पहले, 30-35 साल पहले, जब मेरी डॉटर्स के एडमिशन की बातचीत थी, तो अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। एक ही दो अच्छे स्कूल्स थे जहाँ पे, और मुझे याद है कि उस टाइम में सुबह 4 बजे आके मैंने लाइन लगाई थी तो फॉर्म लेने के लिए, और ताकि अपनी बच्चियों का एडमिशन करा सकूँ। तभी से ये था कि यहाँ और स्कूल्स होने चाहिए। फॉर्चुनेटली मुझे कुछ कनेक्शन मिल गया। डीपीएस की पहली ब्रांच हम लोगों ने कानपुर में शुरू की, और डीपीएस की प्राइवेट सेक्टर में पहली फ्रेंचाइजी हम ही लोगों को मिली थी। हाँ, ये किस्सा भी मुझे पूछना था कि डीपीएस प्राइवेट सेक्टर्स को फ्रेंचाइजी नहीं देता, आपने सन 96 में लिया था जी। तो वो कैसा रहा, कैसे मिला, आपने कैसे कन्विंस किया? वो बहरहाल उनको जाके वो लोग मतलब जाके उनको समझाया, ज़रूरत को बताया कि भाई यहाँ पे ज़रूरत है, इतना बड़ा शहर है, और हमको अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो हमें चूँकि नॉलेज नहीं है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम स्कूल को चला सकें। वहाँ के जो मेंबर्स थे उस टाइम में, उन्होंने इस चीज़ को समझा और हमें सपोर्ट किया। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि फॉर्चुनेटली चूँकि सब स्कूल बहुत अच्छे चले, तो डीपीएस सोसाइटी ने हमें और भी स्कूलों के लिए फ्रेंचाइजी देना शुरू की, और आज सुपर हाउस ग्रुप के पास सबसे ज़्यादा दिल्ली पब्लिक स्कूल्स की ब्रांचेस हैं इन होल ओवर इंडिया। वो अगर आप वो सुबह 4 बजे लाइन ना लगाते तो कानपुर शहर को ये सौभाग्य नहीं मिलता कि उसके पास उसका डीपीएस, सबसे पहला डीपीएस आता, और एलन हाउस के इतने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस खुलते। हमने जब डीपीएस की पहली ब्रांच यहाँ लॉन्च की थी, और उस टाइम में पहले दिन फॉर्म्स जब डिस्ट्रीब्यूट किए तो इतना क्राउड था कि हमें पुलिस बुलानी पड़ी थी। वाह। आज के समय में आपके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कमी देख रहे हैं और उसे आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अब एक पूरा रेवोल्यूशन आया हुआ है। वो पुराना तरीका पढ़ाई का
ना है, ना वो बच्चे कि आज जो भी बच्चे हैं आप सब जानते हैं कि बड़े स्मार्ट हैं, उनको एक्सेस टेक्नोलॉजी की है, उनको नॉलेज हर चीज़ की है, कोई भी चीज़ पूछी जाए तो उनके पास के जवाब होते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी बेस ही स्टडीज़ होंगी, वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं है। अब हमको बच्चों को उसके लिए तैयार नहीं करना है कि वो जॉब करें, उसके लिए तैयार करना है कि वो जॉब क्रिएटर्स हों, वो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी सोच को करना है, उनकी टोटल बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना है, और वो सब शुरू से ही करना होता है। तो आज की जो और यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही सब बता रही है। उसके हिसाब से अब जितने भी नए स्कूल्स आ रहे हैं, उनकी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, उनकी जो टीचर की ट्रेनिंग हो रही है, वो बिल्कुल उसमें बहुत चेंज है। आप क्या सुपर हाउस एजुकेशन को इंटरनेशनल लेवल पर भी ले जाना चाहते हैं? मैम, अभी तो मैं समझता हूँ कि इस देश में और बहुत स्कूलों की ज़रूरत है, और इस देश में भी हम अभी तो हमारा सब स्कूल मेनली यूपी में थे, अब हम थोड़ा सा यूपी के बाहर भी जा रहे हैं। तो अभी तो मैं अपने देश में ही एजुकेशन पे काम करना चाहूँगा, अभी इंटरनेशनल लेवल पे जाने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, आपके लिए गर्व का क्षण वो क्या रहा जब आपको लगा कि आपकी मेहनत रंग लाई लाइफ में? गर्व का तो ऑफ कोर्स जब एजुकेशन में आया, और एजुकेशन में जब मेरे पास टेलीफोन्स आने लगे एडमिशन के लिए, और हर तरफ से एक दबाव पड़ने लगा कि आपके स्कूल में उसका बच्चे का या बच्ची का एडमिशन होना है, वो एक अच्छी फीलिंग आई कि हाँ भाई, एक स्कूल हमारे उस लेवल पे आ गए हैं कि जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, और वो ढूंढते हैं कि कहाँ से प्रेशर डाला जा सके ताकि एडमिशन उनके बच्चे का हो सके। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, और जब वहाँ छोटे छोटे बच्चे गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून कहते हैं, तो वो जो फीलिंग आती है, तो मतलब उसका मैं कुछ बता नहीं सकता कितनी खुशी होती है। मैं तो कहता हूँ कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक खुशी होती है, एक अजीब जज्बा होता है। जब फैक्ट्रियों में जाता हूँ तो टेंशन होती है। तो क्या आपका दिल धीरे धीरे लेदर से एजुकेशन की तरफ जा रहा है, ऐसा माने? नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। लेदर और बाकी इंडस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, और जैसे मैंने कहा कि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल्स काफ़ी हैं, तो उसको भी अगर हम ध्यान नहीं देंगे, उसके ऊपर भी काम नहीं करेंगे, तो वो वहाँ पे भी बहुत से लोगों के एम्प्लॉयमेंट है और बहुत से फर्दर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो दोनों की अलग चीज़ है, और हम अपनी जिम्मेदारी दोनों तरफ बराबर की समझते हैं। आपके परिवार में आपकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। जी। बिजनेस को लेके उनके थॉट क्या हैं? वो लेदर में इंटरेस्टेड हैं या एजुकेशन में, या इससे भी आगे? आजकल के बच्चे तो बहुत सोचते हैं और बहुत आगे जाना चाहते हैं, और मैंने हमेशा अपने बच्चों को इनकरेज किया है, जो करना चाहें उसके लिए वो पूरी छूट है। एट द मोमेंट ऑफ कोर्स जो बेटों की बात करूं तो उनका ज़्यादा टाइम जो है वो बिज़नेस में ही लगता है, बिज़नेस में ही उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। बेटियों का इंटरेस्ट एजुकेशन में है ज़्यादा। और अब जो बेटे जो भी आज के जो पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जा रही है, सिस्टम पे ज़्यादा जा रही है, वो पुराना ट्रेडिशनल वर्किंग में नहीं जाना चाहते। मैं देखता हूँ मेरे बेटे R&D में ज़्यादा टाइम देते हैं, कि उनको चाहिए कि प्रोडक्ट ऐसा बने कि जिसकी मार्केटिंग में कोई दिक्कत ना हो, और वो अच्छे ब्रांड को बेच सकें, प्रीमियम पे बेच सकें, और कंपटीशन से थोड़ा आगे ही रहें। आई थिंक वो एक अच्छी सोच है। फैक्ट्रीज़ को भी वो अब डिजिटलाइज कर रहे हैं कि अपने ज़्यादा उनको फैक्ट्री के सिस्टम को कम कर रहे हैं, कि फैक्ट्री के जो हम लोगों के टाइम में जो हम लोगों का ज़्यादातर टाइम फैक्ट्री के अंदर चाहता था, वो अब सिस्टम्स उन्होंने इतने अच्छे बना लिए हैं कि अब वो अपना वो टाइम R&D भी यूज़ करना चाहते हैं, फर्दर ग्रोथ भी यूज़ करना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए और ग्रुप को आगे नेक्स्ट लेवल पे कैसे लाया जाए, उस पर कर रहे हैं। ओके, तो क्या हम ये माने कि जो टेक्नोलॉजी आएगी वो स्किल्ड लेबर्स में को और स्किल्ड करेगी या लेबर कॉस्ट को कम करेगी? मीन्स टेक्नोलॉजी आपको अब बिजनेसमैन के लिए तो एक वरदान की तरह होती है, लेकिन इस सेक्टर में काम करने वाले जो लेबर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं डर होता है कि हमारा काम कम हो जाएगा। आपके लिए क्या ये झंझावात होता है कि? नहीं जी, टेक्नोलॉजी से लेबर कम नहीं होगी, लेकिन जो लेबर टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेन नहीं होगी
वो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग अपनी जो स्किल काउंसिल में अब जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड दे रहे हैं। अब हम लोग ने जिस मशीनों पे उनको काम करा रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक ट्रेनिंग हो रही है, फ्यूचर इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग हो रही है। तो वो सबको ये सोचना पड़ेगा, चाहे वो लेबर हो चाहे वो सुपरवाइजर्स हों, कि नई टेक्नोलॉजी के साथ उनको काम करना है और उसके लिए थोड़ी सी बहुत एक बेसिक ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। अब हमको मेन ट्रेनिंग्स को पिलाने के साथ सबसे पहले उनको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं कि उस तरह की टेक्नोलॉजी पे क्यों जाना है, कैसे जाना है और किस तरह से उसको हैंडल करना है। तो जाहिर बात है टेक्नोलॉजी पे जब आप काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, कॉस्टिंग बेटर होगी, तो बिजनेस भी बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से जॉब क्रिएशन तो होगा। ये सोचना गलत है कि जॉब कम होंगे, लेकिन हाँ वो उनके लिए मुश्किल आ जाएगी जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो फैक्ट्री हों, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे वो सुपरवाइजर्स हों। आप कानपुर में ही पले बढ़े, यहीं पे आपने अपना बिजनेस ग्रो किया। आपने शहर की एक वो शान भी देखी होगी जब ये औद्योगिक नगरी कही जाती थी, और आज जब इस शहर में काफ़ी कमी है उद्योगों की, तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? क्यों ऐसा हुआ? ये शहर अपनी पुरानी साख होता जा रहा है। इसमें वक्त के साथ उन फैक्ट्रीज ने अपने आप को चेंज नहीं किया। अब देखिए, यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। साउथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज भी सर्वाइव कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। यहाँ की इंडस्ट्री ने अब वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की। इसलिए जो भी नहीं करेगा, वक्त के साथ बदलेगा नहीं, फिर वो बहुत दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यही मैं अपनी लेदर इंडस्ट्री के लिए भी ऐसे ही सोचता हूँ। सर, फटाफट एक रैपिड फायर राउंड हो जाए आपके साथ। जी जी। नेटफ्लिक्स या न्यूज़? दोनों ही है। अच्छा, मतलब न्यूज़ के टाइम न्यूज़ है और नेटफ्लिक्स जब शाम को, जी शाम को भी जरूर देखता हूँ। जब सैटरडे इवनिंग मेरी जो है वो नेटफ्लिक्स में वेरी गुड। तो क्या पसंद करते हैं, कैसी फिल्में पसंद करते हैं? फिल्में या तो वो पॉलिटिक्स पे हो, हाँ, या बिजनेस पे हो, इसी तरह की फिल्में। अब तो वो टाइम नहीं रहा कि लव स्टोरीज देखें। ओके, टी और कॉफी? कॉफी। कॉफी। एजुकेशन और स्किल? बोथ आर इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन ऑफ कोर्स डेवलप है और स्किलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। स्किलिंग उनके लिए है जो ज़्यादा एजुकेशन नहीं कर पाए, तो दोनों है, दोनों की अलग अलग ज़रूरतें हैं। इंडिया या अब्रॉड? इंडिया। इंडिया, हमारा इंडिया। बिजनेस या सामाजिक सरोकार? दोनों है, दोनों है। हम इसमें भी नहीं कह सकते कि बिजनेस है या सामाजिक है, और दोनों को करना चाहिए, दोनों हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो ये थे मुख्तारुल अमीन जी, जो सामाजिक सरोकारों के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में यकीन रखते हैं। अनएक्सप्लोर्ड पर ऐसी ही शख्सियतों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।